दोस्तों, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। अब तक हम लोग जो चैप्टर करके आ चुके हैं वो हो चुके हैं 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक के हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। 1 से 20 तक हम चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं बीएनएसएस के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है वो लोग जाके सीरीज देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो बीएनएस की सीरीज है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको भी जाके कंप्लीट कर सकते हैं। कई लोग डालते हैं कमेंट्स में कि मैम बीएनएस की सीरीज करवाइए, तो बीएनएसएस के साथ साथ बीएनएस की सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो जिन्होंने देखना शुरू नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इससे जस्ट पहले कौन कौन से टॉपिक किए थे? सेशन ट्रायल हमने कंप्लीट कर ली है, वारंट ट्रायल हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो करेंगे समन ट्रायल की, यानी कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा समन मामलों का विचारण किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 274 से 282 तक कवर करता है। 274 से 282 तक ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, ये वही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 20 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, और कहाँ सेक्शन कवर करता था? 251 से 259 तक। जब हम सीआरपीसी को देखते थे तो चैप्टर 20 सीआरपीसी का सेक्शन 251 से 259 तक कवर करता था। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के बारे में, जो कि है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखते हैं इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली उसकी एक जो इंडेक्स होती है वो मेंटेन कर लेते हैं। उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर हमें क्या क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बताएगा कि अभियोग का सारांश। तो 274 का जो सेक्शन आता है उसमें यही बताया गया है कि अभियोग का सारांश बताया जाना, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। सेक्शन 275 दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, यानी कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। 276 छोटे मामलों में अभियुक्त के द्वारा दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटिक एसेंस। फिर उसके बाद 277 बोलता है प्रक्रिया जब दोष सिद्धि नहीं की जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। 278 दोष मुक्त या दोष से, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? निर्णय दिया जा रहा है, यानी कि दिया जा रहा है जजमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जा रही है 279 की, जिसमें बोल रहा है कि परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, मतलब कंप्लेनेंट जो होता है वो या तो उपस्थित नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी। फिर आता है परिवाद को वापस लेना, यानी कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 281 बोलता है कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में ऐसा किया जाएगा कि कार्यवाही रोक लेते हैं तो क्या रहेगा। समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि पावर टू कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन 274 बात करता है कि भाई जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है तो उसे अपराध के बारे में पूछा जाएगा कि क्या तुम दोषी होना स्वीकार करते हो या अपने डिफेंस करना चाहते हो, प्रतिरक्षा करना चाहते हो। ठीक है, देखते थे आप कि जब भी हमने सेशन ट्रायल की बात की थी, सेशन ट्रायल की बात की थी और वारंट ट्रायल की बात की थी, भूल तो नहीं गए इनको? क्योंकि सेशन ट्रायल थी, उसके बाद वारंट ट्रायल थी। वारंट ट्रायल आधारित थी पुलिस रिपोर्ट पर और अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, ये हम देख के आ चुके हैं। तो ऐसे कहता है कि जब हम इन दोनों को देखते थे तो यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया जाता था, चार्ज फ्रेम करते थे ना हम लोग। लेकिन जब हम समन ट्रायल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब अभियुक्त यानी कि अक्यूज आता है तो उसे अपराध के बारे में बताएंगे, यानी कि ऑफेंस के बारे में बताएंगे, और पूछेंगे कि क्या वो दोषी होना स्वीकार करता है, मतलब क्या वो एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं दोषी हूँ, कन्विक्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता। तो या फिर वो क्या चाहता है, प्रतिरक्षा करना चाहता है, स्वयं का डिफेंस करना चाहता है। तो यहाँ पे जैसा कि आरोप विरचित करना जरूरी नहीं होता, तो ये एक प्रिकॉशन हो सकता है कि कौन से वाले ट्रायल में आरोप विरचित करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर बोल रहा है मजिस्ट्रेट मामले को आधारहीन समझता है तो वो क्या करेगा,
मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मामला है, ये जो केस है, वो आधारहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को निर्मुक्त कर देगा, रिहा कर देगा, इसका मतलब रिलीज कर देगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। सेक्शन आता है 275। 275 वही सेक्शन है जो 252 है सीआरपीसी का। ऐसे बोल रहा है कि दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो क्या होता है, अभियुक्त ने जिन शब्दों का उपयोग करते हुए, जिन शब्दों को, जिन वर्ड्स को यूज करते हुए अक्यूज्ड ने अपना दोषी होना स्वीकार किया है, तो मजिस्ट्रेट उस सेंटेंस को लिखते हुए मजिस्ट्रेट को दोषित कर सकता है, यानी कि कन्विक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 276 आता है जो सेक्शन 253 है बीएनएसएस का। बीएनएसएस का 276, सीआरपीसी का 253। ये ऐसे बोल रहा है कि छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। तो सेक्शन 206 जो सीआरपीसी का था, वैसा का वैसा सेक्शन 229 बीएनएसएस में है, ये उसकी बात कर रहा है। तो जब समन जो होता है, समन जारी किया जाता है 206 सीआरपीसी या 229 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, तो अभियुक्त बिना प्रेजेंट हुए अभिवचन करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि वो उपस्थित नहीं हो और वो अपनी प्रोसीडिंग्स चलवाना चाहता है, अपना अभिवचन चलाना चाहता है, तो वह अभिभाग पत्र जो होता है, इसका मतलब हुआ कि अभियुक्त बिना प्रेजेंट हुए अपना दोषी होना स्वीकार करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जो स्वीकार करने वाला पत्र होगा, अभिभाग पत्र जो होगा, लेटर जो होगा, वो और जुर्माने की रकम, ठीक है, इन दोनों चीजों को जो क्या करेगा, बाय पोस्ट या कोई मैसेंजर वगैरह होता है उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो जुर्माने की रकम होगी उसको पनिशमेंट में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे हमको बताई गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन 277 बोलता है प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। तो क्या होगा, यदि मजिस्ट्रेट अक्यूज को कन्विक्ट नहीं करता, दोष सिद्ध नहीं करता, तो वो क्या करेगा, अभियोजन का साक्ष्य लेगा, फिर क्या करेगा, डिफेंस की एविडेंस लेगा, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, फिर डिफेंस की एविडेंस लेगा, फिर सम्मन जारी करेगा। किस संबंध में, कि कोई चीज जो होती है, वस्तु वगैरह जो होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह होती है, उसको पेश करने के लिए या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए सम्मन जारी करेगा। और हाजिर होने के लिए, मतलब प्रेजेंट होने के लिए जो व्यय वगैरह होंगे, जो खर्चे वगैरह होंगे, वो कोर्ट में जमा करा दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात में हमको इतनी सी बात बताई गई है। अब देखिए 278 क्या बोल रहा है, निर्णय दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 255 सीआरपीसी का सेक्शन है। तो साक्ष्य के बाद जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज जो है वो दोषी नहीं है, तो उसे दोष मुक्त कर देगा, यानी कि उसको एक्विटल कर देगा। फिर बोलता है कि सेक्शन 364 और 401 जो बीएनएसएस है, सेक्शन 360 और 325 जो सीआरपीसी है, कार्यवाही नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज दोषी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको दंडादेश दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है। अब ये कौन कौन से सेक्शन है, तो कुछ आप भी तो करेंगे ना, तो ये आपका होमवर्क है, आज जाके इन सेक्शंस को देखेंगे एक बार। ठीक है, ये तो नोट्स तो आपके सामने दिखते ही रहते हैं, मैं आके बोलती रहती हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सेक्शन को जाके एक बार रीड आउट करना चाहेंगे कि भाई आखिर इन सेक्शन में क्या लिखा गया है, क्या हमको इसको किस तरीके से इसको इससे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट परिवाद या संबंध वाले मामलों में ऐसा अपराध जो स्वीकृत या साबित है, तो उसे दोषित कर सकता है। ठीक है, मामला नहीं बन रहा तो उसको दोष मुक्त कर देगा, अगर मामला बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करके पनिशमेंट वगैरह दे देगा। और अगर वो संबंध वाले मामलों में, परिवाद वाले मामलों में, कंप्लेन वाले मामलों में क्या होता है, अगर वो मामले को स्वीकार कर लेता है तो उसको दोषित कर देगा, यानी कि कन्विक्ट कर देगा। 279 कहता है कि परिवादी का हाजिर ना होना उसके मृत्यु। 256 सीआरपीसी में भी हमको यही बात बताई गई है, नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। तो परिवादी पर सम्मन जारी हुआ, ठीक है, और वो उपस्थित नहीं हुआ, कौन से दिन, जो भी डेट फिक्स की गई है उस दिन वो आया नहीं, और उसके बाद उस टाइम को एक्सटेंड किया गया, स्थगित किया गया डेट को, तो मजिस्ट्रेट परिवार को 30 दिन का समय देने के बाद स्थगित कर देता है और वो फिर भी नहीं आता,
तो वो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को दोषमुक्त कर देगा, एक्विटल कर देगा। ठीक है, सिवाय उसे किसी अन्य कारण से स्थगित ना किया गया हो, मतलब किसी अन्य रीजन, किसी अदर रीजन की वजह से उसको क्या नहीं किया गया हो, स्थगित नहीं किया गया होगा, रोका नहीं गया होगा, तो उसके अलावा क्या होगा, उसको दोषमुक्त कर देगा, एक्विटल कर देगा। मजिस्ट्रेट जो होता है अभिमुक्ति दे सकता है। अभिमुक्ति का क्या मतलब होता है कि उसको माफ कर सकता है कि वो प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति, पर्सनल जो अपीयरेंस होती है उससे उसको रिलीज कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि भाई तू परिवादी, तू मत उपस्थित हो, प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो जा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो स्वयं हाजिर नहीं हो सकता। और ये जो सेम प्रोविजंस होते हैं वो परिवादी की यानी कि कंप्लेनेंट की जो डेथ हो जाती है उस पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा या फिर उसका प्लीडर कुछ बात कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से बात होगी। फिलहाल तो ये ऐसे बोल रहा है कि उसको पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दे दी जाएगी, किस आधार पे कहा जाएगा कि भाई तुम प्लीडर के साथ आ जाओ, और ऐसा लगेगा कि अगर मजिस्ट्रेट को परिस्थितियों को देखते हुए लगता है तो ऐसा कर सकेगा, और सेम प्रोविजन डेथ के मामले में भी ये लगा देगा। अब सेक्शन 280 कहता है बीएनएसएस की परिवाद को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो क्या होता है, परिवादी यानी कि कंप्लेनेंट अंतिम आदेश पारित करने से पहले किसी भी समय, ये एक प्रोसीडिंग्स चल रही है और यहाँ पे अंतिम आदेश पारित होने वाला है, तो इससे पहले कभी भी मजिस्ट्रेट को बता देता है कि अभियुक्त या अभियुक्तों के विरुद्ध, यानी एक अभियुक्त हो या फिर अनेक अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद वापस लेने का उसके पास आधार है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको इस चीज की परमिशन दे देगा कि ठीक है भाई पर्याप्त आधार है तो इसको परमिशन दे देते हैं कि तू भाई अपनी कंप्लेन वगैरह को वापस ले ले। अगर उसने कंप्लेन को वापस ले लिया तो उसका प्रभाव होगा कि जो अभियुक्त होगा यानी कि अक्यूज्ड जो होगा वो हो जाएगा दोष मुक्त, यानी कि दोष मुक्त का मतलब एक्विटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। अब आ जाता है 281, कतिपय मामलों में कार्यवाहियों को रोक देने की शक्ति, वही पावर है जो सीआरपीसी में 258 में है। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। तो क्या होता है, परिवाद से भिन्न कोई मामला है, मतलब कंप्लेंट पर आधारित कोई मामला नहीं है उसमें, या फिर समन मामले में जेएम फर्स्ट यानी कि जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग होते हैं और सीजेएम उनकी पूर्व सहमति से यानी कि प्री कंसर्न से कोई अदर मजिस्ट्रेट कारण लिखते हुए यानी कि रीजन रिकॉर्ड करते हुए कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर रोक सकता है। ये जो कार्यवाही होती है इसको किसी भी प्रक्रम पर रोक सकता है। फिर निर्णय सुनाए जाने से पहले मुख्य साक्ष्यों के कथन वगैरह जो लिखेगा उनको लिखने के बाद दोष मुक्ति का निर्णय दे सकता है। ठीक है, यानी कि उसको एक्विटल वगैरह घोषित करने का दे सकता है जजमेंट, या फिर किसी अन्य दशा में उसको उन्मोचन भी कर सकता है, यानी कि उसको छोड़ने का अगर आदेश देगा तो छोड़ने का मतलब होगा उन्मोचन। ठीक है, किसी जो अन्य दशा होगी उसमें क्या करेगा, उसको छोड़ने का आदेश दे देगा, छोड़ने का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है, ये किसकी पावर हो गई, मजिस्ट्रेट की पावर हो गई यहाँ पे। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका 282 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अधिकतर प्रश्न आता ही है कि सम्मन मामलों को वारंट मामलों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये भी बेसिकली क्या होती है, कोर्ट की पावर होती है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट के मामलों के विचारण के अनुसार करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता में जो रीति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पुनः सुनवाई कर सकता है, साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। ये तो हो गई एक्ट की लैंग्वेज। और हम क्या बताएंगे भाई, एफआईआर करी, सम्मन केस में 6 माह से अधिक का मामला है, वारंट केस है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई सम्मन केस की जो ट्रायल है वो वारंट केस की तरह होनी चाहिए, और किसके लिए भाई, न्याय हित होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए, ऐसा जरूरी है कि भाई अगर ऐसा नहीं किया गया तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, वो सम्मन मामले को वारंट मामले में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में, कि भाई अगर कोई लगता है कि भाई कोई संज्ञेय मामला हो गया, समन केस की ट्रायल शुरू हो गई लेकिन मामला पता लगा कि संज्ञेय मामला है, तो फिर वो उस मामले को वारंट मामले में परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शंस कवर किया आज हम लोगों ने, 274 से 282 तक, 274 से 282 तक। अब हमारा इसका एक लास्ट ट्रायल वाला टॉपिक बच रहा है, समरी ट्रायल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, आज हमने समन ट्रायल कर लिया। हमारी कौन कौन सी ट्रायल हो चुकी है? सेशन ट्रायल हमने डन कर लिया है, वारंट ट्रायल हमने डन कर लिया है, और आज हमने समन ट्रायल जो होती है उसको भी डन कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए। हमारे नए लॉज हैं, सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ना केवल ये ऐसे लॉज हैं कि भाई केवल हमारे लॉ वाले व्यक्तियों के ही काम आ सकते हैं, बल्कि जैसे कई कई जगह पे पुलिस एक्ट्स लगते हैं तो वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। आपको लगता है कि भाई इनको इसकी नॉलेज मिलनी चाहिए तो बिल्कुल आपको इनको शेयर करना चाहिए। और किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डी लॉ क्लासेस करके ग्रुप बना हुआ है, डी लॉ क्लासेस ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके ग्रुप, इस ग्रुप में डीएम लिख के भेज सकते हैं मैसेज कि मैम इस पॉइंट में हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।